बिहार या झारखंड में रहने वाले बच्चे जो सपना देख रहे हैं कि मुझे तकनीकी शिक्षा में कुछ बड़ा करना है, उनसे ट्रिपल आईटी रांची क्या कहता है? हमारे यहाँ जो है तीन स्तर पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी, क्योंकि ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है। तो यहाँ का जो स्टडी का फोकस है वो हमारा कंप्यूटर साइंस, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह से विभिन्न विषयों पर चला हुआ है। तो जो भी बच्चे यहाँ से सपना देख रहे हैं, आप उनको ये ऑफर बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो बीटेक में बच्चे आते हैं वो जेईई मेंस के थ्रू आते हैं। हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया का कोटा है जी, और उसके थ्रू आते हैं जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग तरफ, और उसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, जिसमें बिहार झारखंड के भी काफी बहुतायत में बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए हमने उसको ऑप्शन दिया है कि तुम सेकेंड ईयर में हो, तो 1 साल के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तुम वापस लौट के आओगे तो मैं तुमको दे दूंगा। ट्रिपल आईटी रांची इस तरह के जो इकोनॉमिकली जो पीछे रह जाते हैं लोग, उनके लिए क्या करता है? राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान में आईटी एनआईटी कहीं पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए पैसे की कमी नहीं है। 60,000 रैंक पर भी एडमिशन, हाँ, ओपन कैटेगरी में अगर है, और कभी कभी जो और कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी रैंक तो काफी आगे जाती है। कई बार सिनेमा और अलग अलग तरीके से ये बात बताई गई कि आईआईटी जैसे कॉलेजेस में इतना दबाव होता है। अगर बच्चे के अंदर से ये डर निकाल दिया जाए कि हम यहाँ आए हैं पढ़ाई करने और हम इसको नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो उसके बाद के लिए बच्चे को हमेशा प्रिपेयर रखें। कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा आईआईटी के लिए भले दबाव में कर रहा है तैयारी, पर नहीं कर सकता, कैसे कर सकते हैं? वो जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 12 तक की, वहीं से ट्रेंड पता चल जाता है। यहाँ से जो निकलने वाले क्रीमी लेयर्स के बच्चे हैं, वे सब या तो नौकरी करने विदेश चले जाते हैं या फिर पढ़ने विदेश चले जाते हैं। ट्रिपल आईटी रांची में इसमें क्या अप्रोच अपनाया है, अपने बच्चों को क्या बताना है? देखिए, हम लोग का अप्रोच है क्योंकि आज की डेट में हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी अपने भारत देश में ही उपलब्ध है, हर तरह की नौकरी उपलब्ध है, तो अब उनके ऊपर ऑप्शन है। तो पेरेंट्स आते हैं आपसे सीधे मिलते हैं, कभी और कुछ लोग पूछते भी हैं, तो मैं हाईएस्ट पैकेज के बारे में मैं उनके ये कहता हूँ कि हाईएस्ट पैकेज आपके बच्चे की 4 साल की पढ़ाई पर निर्भर करेगा। एक बार जरा ट्रिपल आईटी रांची के बदलाव के बारे में बताएं। कांके ब्लॉक में सांगा विलेज है, तो वहाँ पर झारखंड सरकार ने कनेक्टेड हो गई है, बाउंड्री वाल हो चुका है, हॉस्टल बन चुके हैं, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस स्टेज में है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारा अपना कैंपस करें, जो कि किसी कारणों से देर हो चुका है। पहला मैं आया कि यहाँ करते हैं, उसके बाद ये देखा कि जहाँ इंट्रीम कैंपस है वहाँ क्या सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले मैंने बच्चों की एजुकेशन, उनकी क्वालिटी एजुकेशन, उनके रहने खाने की व्यवस्था को इंश्योर किया। तो अभी भी हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि रांची बहुत एक खूबसूरत शहर है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। वी आर ब्लेस्ड। बड़े अधिकारी का बच्चा है, कोई किसी बड़े बिजनेस परिवार से आता है, और एक बच्चा आता है किसी छोटे परिवार से, उसके पिताजी कहीं कुछ काम करते हैं। जब वे बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो ग्रुपिज्म वाली चीज होती है। उनका अपना एक ग्रुप तैयार होता है और इनका अपना एक ग्रुप तैयार होता है। ऐसी किसी स्थिति में अब बच्चों को क्या? नहीं सर, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं। भारत बदल चुका है, बच्चे हमारे बहुत आगे हैं, बहुत मैच्योर हैं। अब तो फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब ही नहीं, बल्कि बच्चा पढ़ने आ रहा है तो क्लास में बैठता है तभी सौहार्दपूर्ण एनवायरमेंट बनते हैं। उसमें से कौन सा बच्चा सबसे आगे जाएगा किसी को नहीं पता, बल्कि ज्यादातर देखा गया है कि जो बच्चे बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके आ रहे हैं, जो आप बैकग्राउंड बताए, बल्कि वो टॉप पे रहते हैं। तो यहाँ के इस खास क्षेत्र के बारे में आपकी जो अभी तक ऑब्जर्वेशन है? रांची एक बहुत अच्छा एक कल्चरल हब है, यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर ऐसे कल्चरल हमारे हेरिटेज हैं जिनको देख एक मोटिवेशन मिलता है। रांची, दुनिया में बहुत सारे लोग रांची के बारे में ये नहीं जानते हैं कि किस स्टेट में आता है, यहाँ की जलवायु क्या है, यहाँ पे जगहें कौन सी हैं। वो ये जानते हैं कि रांची में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। भारत के एजुकेशनल हब्स की जब चर्चा होती है तो रांची इज वन ऑफ द सिटी जिसके बारे में जिक्र करना लोग नहीं भूलते, और ये बताते हैं कि यहाँ पे तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं। दुनिया के जो भी बड़े टेक्निकल जो हब्स हैं, वहाँ जो भी सिलिकॉन वैली से लेकर के दुनिया की जो भी बड़ी सिटीज का आप नाम लेंगे, रांची में पढ़ाई किया हुआ कोई न कोई शख्स, कोई न कोई विद्यार्थी, कोई न कोई युवा आपको वहां पे प्रमुख भूमिका अदा करते हुए नजर आएगा। तो रांची में जहां पर टेक्निकल एजुकेशन सबसे बेहतर पढ़ाई की जाती है, उनमें से प्रमुख सेंटर में से एक है IIIT ट्रिपल आईटी रांची, और उसके निदेशक राजीव श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज प्रभात खबर पॉडकास्ट में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जनार्दन जी, और आप थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू ट्रिपल आईटी रांची। बस सर, आप बात आपसे करेंगे उन सारे बच्चों के सपनों में जो टेक्निकली अपने जिंदगी में चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने,
जो टेक्निकली कुछ कुछ चीजों को सीखना समझना चाहते हैं, और कई सारे छात्र ऐसे भी रह जाते हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं आईआईटी की, उनके बारे में भी बात करेंगे कि अगर आप मिस कर जाते हो ऐसा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, तो फिर आपके लिए ऑप्शन क्या होगा। शुरुआत यहां से करेंगे कि बिहार या झारखंड में रहने वाले बच्चे जो सपना देख रहे हैं कि मुझे तकनीकी शिक्षा में कुछ बड़ा करना है, उनसे ट्रिपल आईटी रांची क्या कहता है। धन्यवाद। जैसा कि ट्रिपल आईटी रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची, ये 2016 में एक स्टेब्लिश संस्थान है भारत सरकार के द्वारा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, जो कि भारत सरकार, झारखंड सरकार और 3 इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं हमारे। और हमारे यहाँ जो है 3 स्तर पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी। अंडर ग्रेजुएट में हमारे पास 5 डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिसमें बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक और 2 स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, एक है बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, और चौथा ब्रांच है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटी। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस साल से हमने एक नया कोर्स शुरू किया है, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। इसके अलावा 5 ब्रांच में बीटेक की पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास 2 ब्रांच में एमटेक प्रोग्राम्स हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। दोनों हमारे पास फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों प्रोग्राम हैं इसमें। इसी के साथ साथ हमारे पास पीएचडी शोध के लिए भी पीएचडी प्रोग्राम्स हैं, जिसमें पार्ट टाइम फुल टाइम प्रोग्राम्स हैं, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के विभिन्न स्पेशलाइजेशन में पीएचडी कराते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्पेशलाइजेशन पीएचडी कराते हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं, मैथमेटिक्स भी है, ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट है। तो लगभग इन 5 डिसिप्लिन में हम पीएचडी कराते हैं। जहाँ तक रही बात ट्रिपल आईटी रांची की, चूंकि ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो यहाँ का जो स्टडी का फोकस है वो हमारा कंप्यूटर साइंस, एआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस तरह से विभिन्न विषयों पर बना हुआ है। तो जो भी बच्चे यहाँ से सपना देख रहे हैं, आप उनको ये ऑफर बिल्कुल ऑफर कर रहे हैं। निसंदेह आपके इंस्टीट्यूशन में भारत के अलग अलग हिस्सों के बच्चे पढ़ने आते होंगे, और बिहार और झारखंड के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। जी। कोई ऐसी चीज है जो डिस्टिंग्विश होती है कि बिहार झारखंड के बच्चों में क्या खूबी है और क्या खामी है, बाकी जगह से आने वाले बच्चों में क्या खूबी है और क्या खामी है? जहां तक रही बात बच्चों की, हमारे पास अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो बीटेक में बच्चे आते हैं वो जेईई मेंस के थ्रू आते हैं। हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया का कोटा होता है जी, और उसके थ्रू आते हैं जोसा काउंसलिंग और सीसैप काउंसलिंग तरफ, और उसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, जिसमें बिहार झारखंड के भी काफी बहुतायत में बच्चे हैं। तो उसमें जो भी बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया के सभी अच्छे बच्चे हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चों की अगर बात करेंगे तो वो भी अपने आप में यूनिक हैं। हर बच्चे अपने आप में यूनिक हैं, उनका एक अलग टैलेंट है, हम लोग उनको पहचानते हैं, उसी हिसाब से नर्चर करते हैं। जहाँ तक स्पेसिफिकली झारखंड और बिहार को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसके लिए हमारे जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, एमटेक प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम, तो उसमें हमारे पास पार्ट टाइम प्रोग्राम है और फुल टाइम प्रोग्राम है। जैसे मान लीजिए एमटेक एडमिशन के लिए आप गेट किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, नहीं भी किए हैं तब भी हम आपको ऑफर देते हैं फुल टाइम में, और हम अपने पास से स्कॉलरशिप देते हैं, अपने इंटरनल रिसोर्स जनरेशन से भी उनको स्कॉलरशिप हम पीएचडी प्रोग्राम में हम देते हैं। तो उसमें क्या है कि पार्ट टाइम प्रोग्राम की मदद से यहाँ का जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं, यहाँ के लोग हैं, टीचर्स हैं या वो वहाँ पर अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसी तरह शोध में भी हमारे पास पार्ट टाइम और फुल टाइम प्रोग्राम है। तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन और शोध में हमारा जो, चूंकि रांची एक इंडस्ट्रियल हब है और झारखंड, जमशेदपुर, सब झारखंड एक बहुत ही ग्रोइंग स्टेट है, तो यहाँ के लोगों के लिए एक हमने हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी ले आई है कि मान लीजिए कोई पढ़ लिख के यहाँ नौकरी भी कर रहा है या अपने को अपग्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए भी हमने एमटेक और पीएचडी में पार्ट टाइम प्रोग्राम शुरू किए हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इन रेगुलर प्रोग्राम्स के अलावा, बीटेक, एमटेक, पीएचडी के अलावा, हमने अभी आईआईटी पटना के साथ एमओयू किया, और जिसमें हम हाइब्रिड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हमारा एमटेक प्रोग्राम है, एमटेक इन एआई एंड डेटा साइंस है, एमबीए प्रोग्राम है, और हमारे उसके साथ साथ वहां पर एमसीए प्रोग्राम भी शुरू किया है। ये 3 प्रोग्राम हमारा ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में है। तो एनईपी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया 2020 में, उसके तहत देखते हुए तो यहाँ पर हमने उस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और उस प्रोग्राम के तहत वो ऑल ओवर इंडिया ओपन है, लेकिन एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बिहार और झारखंड के बच्चों को, प्रोफेशनल्स को दे रहा है कि जिसमें हाइब्रिड और ऑनलाइन प्रोग्राम के थ्रू भी अपने को अपग्रेड कर सकते हैं, आप स्किलिंग कर सकते हैं। एक कॉमन फिनोमेना, एक देश के फिनोमेना के बारे में बात करता हूं। जब कोविड आया देश में, तो उसके बाद बड़ा हमने प्रोत्साहित किया अपने युवाओं को, अपने यहाँ के लोगों को, कि आप
खुद से रोजगार बिल्ड करने की तरफ जाएं, जिसमें स्टार्टअप इंडिया और इस तरह के सरकार ने भी कई योजनाएं लेकर के शुरुआत की। एक तरीके का पूरे देश में माहौल क्रिएट हुआ कि क्या हम खुद से उद्यमिता बढ़ा सकते हैं। इसमें अग्रणी भूमिका अदा करता है जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है वे। आपके संस्थान का क्या है इस पर नजरिया, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनको लेकर के, स्टार्टअप्स को लेकर के बच्चों को क्या हम गाइड कर रहे हैं? तो यहाँ पर जो हम एक गुणवत्तापरक शिक्षा के साथ साथ हम ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के में जिसमें बच्चे अधिकतर होते हैं उसके लिए पूरा इकोसिस्टम है, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर उनको इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर में डालने के लिए तो सबसे पहले हमने कुछ कोर्स ही इंट्रोड्यूस किए हैं 5th सेमेस्टर में। इसके अलावा जो बच्चे हमारे थ्योरेटिकल स्टडी क्लास से निकल के आते हैं, प्रैक्टिकल स्टडी की तरफ काम करते हैं, तो उनको हम मोटिवेट करते हैं कि जो भी सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे झारखंड का कोई प्रॉब्लम है या नेशनल लेवल का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड सर्विलांस से रिलेटेड, तो जो एप्लीकेशन को फोकस करते हुए उसकी नीड को हम लोग ऐसे केस स्टडी एनालाइज करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि तुम ये जो टेक्नोलॉजी पढ़े हो इसकी मदद से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हो, जिसके यहाँ तो उस प्रकार की पूरी एक ट्रेनिंग की इकोसिस्टम है। हमारे यहाँ पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है और भारत सरकार के जो मैंडेट है पूरा, उसके लिए हमारे पास हमारे यहाँ फैकल्टी काउंसिल्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। अभी तो इस चीज को हम बाहर नहीं ले जा पाए हैं, लेकिन अपने बच्चों को हमने उसमें लिया है और प्रोत्साहित कर रहे हैं और पूरा वो सिस्टम हमने डेवलप किया है कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी कैसे ले जाएं। उसके लिए हमारे लिए पूरा स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, पूरा डेवलपमेंट सेल ही है। इसके ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल हमारा अलग बना रखी है। अभी तो 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि सरकार ने फिर से उनको और प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अभी ऐसी व्यवस्था की है जिससे उनको फंडिंग हो जाएगी। ऐसे करके सरकार भी कई तरह के कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। आई होप झारखंड और बिहार के रहने वाले बच्चे भी इसमें आगे बढ़ करके पार्टिसिपेट करेंगे। आपने बातों बातों में प्लेसमेंट का जिक्र किया, उस पर मैं अभी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ, आपने 2-3 बार AI का जिक्र किया। राजीव जी, अभी जो स्थिति है, जिस तरह से अगर आप लिंक्डइन ओपन करें जहाँ पे ज्यादातर प्रोफेशनल करियर और इसके आसपास में बात होती तो हर तीसरा आदमी का जो बायो होता है उसमें लिखा रहता है कि AI स्पेशलिस्ट, या वो किसी न किसी तरीके के AI को प्रैक्टिस कर रहा है। IIIT रांची AI पर क्या कर रहा है? IIIT, जैसे मैंने शुरू में बताया कि IIIT एक सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है जहाँ पर फोकस ही हमारा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो AI और डेटा साइंस में हमारे यहाँ एक अलग से कोर्स ही है और प्लस हमारे यहाँ उसके लिए स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हैं और उस चीज को ट्रेन करते हैं और हम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को देखते हुए बच्चों को ट्रेन करते हैं। AI तो एक एरिया है ही है, उसके अलावा हम साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस और एरिया में भी हमको शिक्षा देते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल बात सत्य है कि आज के जमाना इंडस्ट्री और जो है ना डेटा ड्रिवन है, हाई अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उनको इंटरप्रेट करना, उनसे इंफॉर्मेशन को इन्फर करना, उनको एनालाइज करना, उसके लिए डेटा साइंस और AI एक इंपॉर्टेंट टूल है। क्योंकि हम किसी डिसीजन पे अराइव करने के पहले, किसी कंक्लूजन पे अराइव करने पहले हमारे पास वो स्किल सेट होना चाहिए और मार्केट जो है पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड है और एक्यूरेसी के साथ। तो इफ ह्यूमन इंटरवेंशन इज इन्वॉल्व्ड, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड। तो इसलिए AI की मदद से, AI ये बहुत अच्छी विधा है जिसको अगर हम अच्छी तरीके से गुड एथिकल AI यूज करें और ह्यूमन बीइंग के लिए यूज करें तो निस्संदेह वो देश की प्रगति में बहुत आगे है, भूमिका अदा कर सकते हैं। और IIIT रांची उसमें पूरा अग्रणी है और काम कर रहा है, हम लोग इस पर फोकस पे। ठीक है। NEP की बार बार जिक्र होता है, 2020 में उसमें बदलाव आए, IIIT रांची ने उसको कैसे कैटर किया? जी, जैसा कि सबको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब जिसका नेशनल एजुकेशन शिक्षा के रूप में इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी, तो उसमें छात्रों को बहुत सी सुविधाएं और अपॉर्चुनिटी मिलती है। सबसे पहला जो हमने कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट किया, सबसे पहले हमने अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PG लेवल के, खास करके अंडर ग्रेजुएट कोर्स के करिकुलम को रिवाइज किया और उसमें उन प्रोविजंस को निकाला। मान लीजिए कि पहले एक कंसेप्ट होता है, बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ठीक है। तो मल्टीपल एंट्री में क्या है कि जब इंजीनियरिंग बच्चा आता है तो उसको कैसे मल्टीपल रास्ते से एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि हम लोग IIIT, IIT, NIT में मल्टीपल एंट्री एडमिशन IIT JEE मेन से होता है IIIT में, तो उसमें हम लोग ज्यादा आपस में मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी पॉलिसी नहीं है, एंट्री का ऑप्शन कम है। अच्छा। जैसे और संस्थानों में उनके पास एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक्सचेंज करने के लिए अभी ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के लिए हमने उसको ऑप्शन दिया है कि तुम सेकंड ईयर में हो तो 1 साल के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तुम वापस लौट के आओगे तो मैं तुमको ले लूंगा। अच्छा। तो एक एंट्री का ऑप्शन अपने बच्चों के लिए, मल्टीपल एंट्री ऑप्शन किसी भी कारण से अगर वो जाते हैं। पहले वैसा नहीं था, पहले उन सब चीजों पे ऑर्डिनेंसेस अलाउ नहीं करते हैं। दूसरी चीज मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन,
जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी कारण से फर्स्ट ईयर छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम एक सर्टिफिकेट डिग्री दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं फर्स्ट ईयर एक साल बाद बीटेक किया, 2 साल अगर पास कर लिया, पूरे क्रेडिट एक्वायर कर लिया, तो उसको हम डिप्लोमा दे देते हैं, दे देंगे। अच्छा। और 3 साल कर लिया उसको बीएससी इंजीनियरिंग दे देंगे, और 4 साल कर लिया तो हम उसको बीटेक या बीटेक ऑनर्स जो हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें एक्स्ट्रा क्रेडिट साथ वो मिलता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। हालांकि ये सब चीजें बहुत रेयर है, कोई बच्चा एडमिशन लेता है 4 साल की डिग्री लेके जाता है, लेकिन मान लीजिए रेयरेस्ट ऑफ किसी कंडीशन में किसी बच्चे कोई स्थिति या नहीं कर पाता, उसके हाथ में एक जो है एक एकदम से वो ये नहीं हुआ कि मैंने एक साल पढ़ाई भी की और मेरे किसी काम का नहीं। और उसी के साथ साथ हमने कोर्स करिकुलम भी बदला कि उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी जोड़ दिया कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर बाद बच्चा जाता है, मार्केट में जाएगा, उसकी क्या उसका स्किल सेट होगा, तो उस स्किल सेट को हमने जैसे मान लीजिए प्रोग्रामर का है, वेब डेवलपर का, फर्स्ट ईयर में बता दिया उसको। सेकंड ईयर में कुछ प्रोजेक्ट मतलब हाई लेवल का एक प्रोग्रामर बन सकता है वो, या इंजीनियर बन सकता है, या जूनियर इंजीनियर बन सकता है, इस तरह की चीजें हैं। तो हमने जितने प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी थे उसको हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। और तीसरी चीज जो इंडियन नॉलेज सिस्टम हो गया, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, इन सब कंपोनेंट को भी ले। और इसके साथ साथ बच्चों को जो सबसे बड़ी चीज थी कि पहले कोर कोर्स रिजिड कोर्स होता था, अब हमारा काफी फ्लेक्सिबल क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है पूरा, जिसमें कुछ तो कोर सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा ओपन इलेक्टिव और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव है। डिपार्टमेंटल इलेक्टिव में मान लीजिए बच्चा एआई में स्पेशलाइज करना चाहता है, डिफेंस में करना चाहता है, कंप्यूटर विजन में करना चाहता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करना चाहता है, नेटवर्किंग करना चाहता है, मतलब जो भी विविधताएं हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस, तो उसके लिए बुके ऑफ कोर्सेस हमने डिजाइन कर दिए। तो बच्चा सेकेंड ईयर की बाद ही वो ऑप्शन चूज कर लेता है कि हमें किस स्पेशलाइजेशन में आगे अपना भविष्य बनाना है। तो वो अपने शुरू से उसी हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उसी हिसाब से वहां पे इलेक्टिव ले लेता है। उसमें सबसे वो है, इसी तरह से ओपन इलेक्टिव कोर्स है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव डिपार्टमेंट। जब दो चीजें राजीव सर जिक्र कर रहे हैं कि बता रहे हो ओपन इलेक्टिव और डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, इसका आशय ये होता है कि बीटेक करने के लिए करीबन 6-7 मुख्य स्ट्रीम्स हैं, जैसे बार बार हम जिक्र कर रहे हैं आईटी का, सीएस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस तरह से करके स्ट्रीम्स होती हैं। तो एक है कि ओपन इलेक्टिव, यानी कि सीएस करने वाला बच्चा आईटी में जाकर कोई एक कोर्स करके चला है। एक होता है डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, यानी कि इसी डिपार्टमेंट में ढेर सारे स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज बने हुए हैं, तो उसमें से आप कोई एक ऑप्ट कर सब स्पेशलाइजेशन। तो माइनर और मेजर का कोई कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कंप्यूटर में मेजर माइनर करना चाहता है, तो ये चीजें देश भर में ऐसे करके हम उसे काफी सुधार किया है और लगभग उनकी सभी चीजों को इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की। जब आप ये बता रहे थे कि 1 साल में भी अगर आप जा रहे हो तो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप खाली हाथ लौटोगे। 2 साल में आप जा रहे हो तो आप डिप्लोमा जैसी डिग्री लेके जा सकते हो, 3 साल में आप बीएससी इंजीनियरिंग करके जा सकते हो। कई बार बहुत सारे बच्चे यह सोच करके किसी बड़े संस्थान में एडमिशन लेने के बारे में नहीं सोचते हैं कि फीस जो होगी ना वो हमें परेशान कर सकती है, वो हमारे परिवार में इतना पैसा नहीं है, इकोनॉमिकली हम इतने मजबूत नहीं हैं कि हम फीस उतनी भर पाएं। कई बार उत्साह में आकर के पहले साल में एडमिशन ले भी लिया तो अगले साल में उसे छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे हालात बनते हैं। आमतौर पर ये हालात होते हैं इकोनॉमिकली पिछड़े हुए लोग, खास तौर पर वो ग्रामीण और पिछड़े इलाके से आते हैं। ट्रिपल आईटी रांची इस तरह के जो इकोनॉमिकली जो पीछे रह जाते हैं लोग, उनके लिए क्या करता है? जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिपल आईटी रांची पीपीपी मोड में ऑपरेट करता है, तो एज ए इंस्टीट्यूशन हम उनको कोई रिबेट तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम उनको पूरे रास्ते बताए। जैसे हमारे यहाँ पूरा जब बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनको हम बैंक लोन का पूरा फैसिलिटेशन देते हैं। पर इसके अलावा बहुत सी हमारा भारत सरकार की बहुत सी स्कीम है, हर स्टेट की अपनी अपनी एक योजना है। मान लीजिए कोई बच्चा मध्य प्रदेश से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, तो उस स्टेट का भी अपना स्कीम है, तो वहां से उसको पूरी स्कॉलरशिप मिल जाती है। खास करके जैसे बताया आपने कि अनुसूचित जाति के बच्चे, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, तो ये किसी कैटेगरी से एसोसिएटेड नहीं है, गरीबी कहीं भी हो सकती है। तो सभी के लिए एक स्कीम उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। आज की तारीख में अगर बच्चा मेरिटोरियस है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान में, ट्रिपल आईटी जैसे संस्थान में IIT NIT कहीं पढ़ रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, तो उसके लिए वो चीजें मिल जा रही है। इसलिए हम बच्चों को बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में अप्रीहेंशन है कि हमको बाद में दिक्कत होगा, हम कहाँ से लाएंगे, तो हम ये अश्योर करना चाहते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने राज्य सरकार से भी आप छात्रवृत्ति मिल सकती है, भारत सरकार से भी छात्रवृत्ति मिल सकती है, प्लस बैंक लोन भी मिल सकता है आपको। इससे आप 4 साल पढ़ाई करने के बाद आप रीपेमेंट कर सकते हैं। तो जो बच्चे के लिए आवश्यक पहलू है वो है एक तो प्रतिभा, उसका लेबर, उसकी मेहनत, उसका परिश्रम। अगर वो दोनों में सक्षम है तो आर्थिक पहलू आप कह रहे हैं कि बड़े संस्थानों में आने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मरतबा अगर आप वहाँ एंट्री लेवल तक पहुंच जाएं तो फिर आप जरा इस एंट्री लेवल पे चर्चा करना चाहते हैं। जी बताएं। बड़े नामी ऑर्गेनाइजेशन से सर तैयारी करवाते हैं जी,
वो IIT के लिए तैयारी करवाते हैं और लाखों लाख उनकी फीस है, बड़े बड़े घरों के बच्चे जाके उसमें तैयारी करते हैं। ये क्या गुत्थी क्या है, मतलब क्यों एक बच्चा जो 12वीं पास है वो बिना किसी जगह तैयारी किए हुए ये जो एग्जाम्स हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसको क्रैक नहीं कर पाता है? ऐसा क्या है इन एग्जाम्स में? ऐसा कहीं नहीं, बस खाली इसमें जो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा हो गया है। 20 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं, मान लीजिए जेई मेंस में एडमिट करते हैं 25 लाख? हाँ 25 लाख बच्चे, मान लीजिए सीट होती है? सीट होती है लगभग 20,000 सीट समझ लीजिए, 10,000 तक लगभग IIT में। इस तरह से कुल मिला जुला कर 30,000 35,000, मतलब हमारे यहाँ एडमिशन जो 50,000 तक भी रैंक लाता है जेई मेंस में, उसका 60,000 रैंक भी आता है, कहीं कहीं एडमिशन हो जाता है। 60,000 रैंक पर भी एडमिशन? हाँ, ओपन कैटेगरी में अगर है। और कभी कभी जो और कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी रैंक तो काफी आगे जाती है। अच्छा, तो लगभग ये मोटा मोटा समझ एवरेज माने कि 50,000 तक? हाँ 50 60 70,000 तक भी बच्चे हैं, वो IIIT में कहीं न कहीं कोई कोई ब्रांच उनको मिल सकती है। उसी एग्जाम के थ्रू IIT जेई एडवांस होता है, IIT में जाते हैं, उसी सेम जेई मेन से NIT में बच्चे जाते हैं, उसके बाद वो IIIT को चूज करते हैं, इसके बाद उनको जो इच्छा होती है वहाँ चूज करते हैं। तो उसकी दिक्कत नहीं है, हाईली कॉम्पिटिटिवनेस एनवायरनमेंट है, प्लस एक सामाजिक एक वातावरण ऐसा बना हुआ है भीड़ को देख कर कि हर बच्चा क्लास 10 के बाद हम कोचिंग जाना चाहते हैं, कोचिंग जाना चाहते हैं। एक पेरेंट के ऊपर एक दबाव रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ाई कर रहा है, खाली उसको आज की डेट में एग्जाम के ट्रेंड से खाली उसको अवेयर रहना है, जैसा कि डिजिटल युग में संभव नहीं है। तो उसको अपने मेंटरशिप कहीं से मिल सकती है। मेरा सर सवाल इसलिए ये था कि अभी थोड़े दिन पहले पूरी एक लंबी बहस छिड़ी, कोटा एक जगह है राजस्थान में आती है, बिहार झारखंड के बहुत बच्चे वहां जाते हैं। फिर एक दौर चला कि नहीं, कोटा से अपने बच्चों को वापस बुलाओ, क्योंकि वहां आत्महत्या के ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं। कई बार सिनेमा और अलग अलग तरीके से ये बात बताई गई कि IIT जैसे कॉलेजेस में इतना दबाव होता है पढ़ाई को लेकर के, और इतने तरह की बातें होती हैं कि बच्चे उन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये ऐसा क्या है, ये गुत्थी है क्या कि इस लेवल पे आदमी परेशान होता है कि वो आत्महत्या करने की तरफ चला जाता है? एक मानसिक दबाव है जिसे उनको पेरेंटिंग की जरूरत है, और पेरेंट्स को भी ख्याल रखना है कि बच्चे को क्लास 10 के बाद डायरेक्ट, हमारी ये सजेशन है कि 10 तक अपने पास रखें। अगर आपको गाइडेंस दे रहे हैं तो आपका वहां रहना जरूरी है, कांस्टेंट मॉनिटरिंग रखें, और प्लस बच्चे पर दबाव न दें आज की डेट में। हालांकि आज की डेट में पेरेंट काफी जागरूक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर बच्चे के अंदर से ये डर निकाल दिया जाए कि हम यहाँ आए हैं पढ़ाई करने और हम इसको नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो उसके बाद के लिए बच्चे को हमेशा प्रिपेयर रखें। कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बच्चा IIT के लिए भले दबाव में कर रहा है तैयारी, पर नहीं कर सकता, कैसे कर सकते हैं? वो जो प्रारंभिक शिक्षा है कक्षा 12 तक की, वहीं से ट्रेंड पता चल जाता है। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको उसी समय अपना मन बना लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए, और सेल्फ स्टडी करें, कोचिंग की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन ये जो भीड़ का जो ट्रेंड बना हुआ, जैसा कि आपने कुछ शहरों का नाम भी लिया है, हम ये नहीं कहेंगे कोचिंग संस्थान मतलब ठीक हाँ वो अपना सपोर्ट करते हैं, सबका अपना बहुत चर्चित बहस थी। हाँ चर्चित बहस के ऊपर है। लेकिन यह है कि हम लोग को बच्चे मिलते हैं, लेकिन हम लोग को जो दूसरा पहलू देखने को आता है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे IIT NIT IIT में भी आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ बच्चों का कभी न कभी कुछ मानसिक दबाव में रहते हैं, वो रहते हैं जो कि 2-3 साल बाद सरफेस आता है। इसलिए सबसे बड़ा जो हम लोग का कार्यक्रम चलता है, उनका मेंटल वेलबींग का कार्यक्रम चलता है। उनकी ये कॉलेजेस चलने लगा? मेंटल कॉलेज नहीं, मतलब हम इंस्टीट्यूट के अंदर ही प्रोग्राम चलाते हैं। कोई बच्चा क्लास रांची में है? नहीं, क्लास नहीं, जैसे मान लिया हम IIT में कोई बच्चा पढ़ने हैं, मैं कह रहा हूँ कि खास रांची में मेंटल वेलबींग पे कार्य चल रहा है? नहीं, रांची के ऑल ओवर इंडिया हर संस्थान के लिए। क्या है ये? वो मतलब कि बच्चों के पर्सनल वेलबींग और मेंटल वेलनेस के लिए भी कार्यक्रम चलाते रहते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे NIT IIT कोई भी कॉलेज हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर काफी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करती रहती है कि सब चीजों की प्रवृत्ति को कैसे घटाया जाए, क्योंकि बच्चा तो एक बार आ गया बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उसके लिए तो उस चीजों के लिए हम लोगों ने काफी मैकेनिज्म डेवलप कर रखा है। जैसे मान ली कोई बच्चा आता है 15-20 का, उसका एक मेंटर बना देते हैं, इसके बाद हम फैकल्टी एडवाइजर भी बनाते हैं, प्लस हॉस्टल में भी उनके कोऑर्डिनेटर बना देते हैं कि आप इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहिए, और प्लस बच्चों को कैसे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में हम इकोसिस्टम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अपॉर्चुनिटी दें, जिससे कि इस तनाव से निकलकर खेल कूद, कल्चरल या जो भी टेक्निकल उनका इंटरेस्ट है उसमें जाएं। तो इसकी वजह से हम लोग का इस सब चीजों की मदद से काफी चीजों को हम लोग जो है सुधार करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और ये निस्संदेह की इस तरह की समस्या है, लेकिन हम लोग उसको लगे हुए हैं, और कि बच्चों को कोई दबाव ना हो, वहां तक तो बात समझ में आती है। एक बार मैं उस थॉट प्रोसेस पर जाना चाहता हूँ। मानते हैं कि
बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आई थिंक मध्य प्रदेश बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनका जो शिक्षा का माध्यम है वो है हिंदी जी। उनकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी होती है। मुझे याद है कि मैंने पढ़े हैं मात्रक्स जी, मात्रक्स भी नहीं, मात्रक क कहना चाहिए जी। मैं जब खुद पढ़ाई कर रहा था, मैं साइंस स्ट्रीम में 12th में पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने पढ़ा कि प्रकाशीय सावयवता, मैंने उसको उस भाषा में पढ़ा। संधारित्र या इस तरह के फिजिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज मुझे याद आ रही हैं। लेकिन कोई भी आईआईटी के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उस दरमियान एग्जामिनेशन में इवन, या फिर एग्जामिनेशन के बाद जो पढ़ाई शुरू होगी बीटेक की, उसमें वहां पर तो हिंदी माध्यम इस तरह से चलते नहीं है। नहीं चलते हैं। अब तो एनईपी ने सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। क्या अभी तो एनईपी के तहत अगर आप हिंदी में भी कुछ कोर्सेज या रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज चलाना चाहते हैं तो भारत सरकार ने पूरी छूट दे रखी है सभी संस्थानों को कि आप प्रपोज करिए, आप चलाइए। तो अभी तक क्या हो रहा है कि चूंकि इस नेशनल लेवल के संस्थान में हाइब्रिड जगह से बच्चे, ऑल ओवर कंट्री के बच्चे रहते हैं, तो उसमें भी हम लोग आइडेंटिफाई करके, तो हमारे जो शिक्षक होते हैं उनको बच्चों को अप्रोच करके, अगर हिंदी का कोई बच्चा है हिंदी में, या उनकी जो भी भाषा को, मान ली अंग्रेजी भाषा को सिंपलेस्ट तरीके से कैसे समझाया जाए, पूरी कोशिश करते हैं। तो भाषा आज की डेट में बार नहीं है, और खास करके एनईपी में तो इसको काफी महत्व दिया गया है। बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि बच्चा जो भी मदर टंग है उसमें ट्रेन करने की उसको कोशिश करिए। और बात रही परीक्षा की या आईआईटी में आने की, परीक्षा में भी पेपर डिफरेंट माध्यम से बनते हैं। तो आज की डेट में लैंग्वेज बार नहीं है, बल्कि उसको प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, लेकिन चूंकि टेक्निकल क्षेत्र में काफी किताबें अंग्रेजी में होती हैं, वो होती हैं, तो किताबें वगैरह हैं, धीरे धीरे हिंदी में भी आएंगी, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है। तो उसके लिए अंग्रेजी माध्यम तो जरूरी है, कम से कम आपको लिखना पढ़ना अच्छी तरीके से आना चाहिए। लेकिन जो बच्चे जैसे बताया कि हिंदी बैकग्राउंड के हैं या किसी रीजनल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो उनको जो है कैसे है, तो उनको दिक्कत नहीं आती है। अब उस स्तर की उस चीज की दिक्कत नहीं, तो उन लोगों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है जिन्होंने हिंदी भाषा में, या बिल्कुल नहीं, बल्कि जितना मेहनत करके आ रहे हैं उससे अच्छा एक बहुत सुंदर इकोसिस्टम मिलता है उनको। मतलब अगर वो यहाँ तक पहुंच गए इस तरह के संस्थानों में, तो यहाँ खाली वो 4 साल मेहनत करें और बहुत फ्रेंडली जो डिस्पैरिटी सर होती है जी, कोई बड़े अधिकारी का बच्चा है जी, कोई किसी बड़े बिजनेस परिवार से आता है जी, और एक बच्चा आता है किसी छोटे परिवार से, उसके पिताजी कहीं कुछ काम करते हैं जी। जब वे बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो ग्रुपिज्म वाली चीज होती है, उनका अपना एक ग्रुप तैयार होता है और इनका अपना एक ग्रुप तैयार होता है। ऐसी किसी स्थिति में अब बच्चों को क्या? नहीं सर, अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। भारत बदल चुका है, बच्चे हमारे बहुत आगे हैं, बहुत मैच्योर हैं। अब तो फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब ही नहीं, बल्कि बच्चा पढ़ने आ रहा है तो क्लास में जो बैठता है सभी सौहार्दपूर्ण एनवायरनमेंट में रहते हैं। उसमें से कौन सा बच्चा सबसे आगे जाएगा किसी को नहीं पता, बल्कि ज्यादातर देखा गया है कि जो बच्चे बहुत मेहनत करके संघर्ष करके आ रहे हैं, जो आप जो बैकग्राउंड बताए, बल्कि वो टॉप पे रहते हैं। मतलब हर बैकग्राउंड के बच्चे टॉप पे हैं। तो ये बच्चों के बीच में हमने नहीं देखा है ये सब चीजें, खास करके इस तरह के संस्थानों में बच्चे बहुत ओपन हैं, आपस में एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं, कभी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं आता है। ऐसा कोई समस्या नहीं। एक बड़ा आरोप है बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे, आम लोगों का, कि आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी या कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है जी, यहाँ से जो निकलने वाले क्रीमी लेयर्स के बच्चे हैं जी, वे सब या तो नौकरी करने विदेश चले जाते हैं या फिर पढ़ने विदेश चले जाते हैं जी। ट्रिपल आईटी रांची में इसने क्या अप्रोच अपनाया है, वो अपने बच्चों को क्या बताता है? देखिए, हम लोग का अप्रोच है, क्योंकि जहाँ तक रही बात पढ़ने की, तो पढ़ने के लिए निश्चित तौर से आपको भारत के साथ साथ विदेशों में भी जितने टॉप संस्थान है वहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ग्लोबल लेवल का एक अगर नॉलेज ले आएंगे तभी आप कुछ आगे उस चीज को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, अब डिजिटल युग में कोई चीज अलग नहीं रही। जहां तक रही जॉब सिनेरियोस की, तो वो समय अर्ली 2000 और 90s का वो चला गया कि जब अधिकतर बच्चे वहीं जाते थे। आज की डेट में हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी अपने भारत देश में ही उपलब्ध है, हर तरह की नौकरी उपलब्ध है। तो अब उनके ऊपर ऑप्शन है, जो पैकेजेस होते हैं उनका भी बार अब इंडिया में ऊंचा हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है भाई, ये बच्चे के टैलेंट और उस पर निर्भर करता है कि कितनी उसकी ट्रेनिंग है, कितना उसने अपने आप को उस लेवल पे ले गए हैं। जॉब मार्केट बहुत अच्छा है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, पिछले 10-15 सालों में काफी बदलाव हुआ है और हिंदुस्तान बहुत आगे है। इस समय हिंदुस्तान बहुत आगे है और इस समय जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो सभी के लिए काफी अनुकूल है। हिंदुस्तान में बदलाव की तो हम बात कर रहे हैं,
आपने पिछले साल ही यह दायित्व निदेशक का संभाला है जी। एक बार जरा ट्रिपल आईटी रांची के बदलाव के बारे में बताएं कि क्या चेंज आपने अपने आने के बाद क्या रिफॉर्म्स किए हैं? जी, 16 मई 2024 लास्ट ईयर में हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, अभी 1 साल हुआ है जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज ट्रिपल आईटी रांची का जो इस समय हमें देखने को मिला कि अभी हमारा अपना परमानेंट कैंपस नहीं है। परमानेंट कैंपस? हाँ, तो हमारा परमानेंट कैंपस जो झारखंड सरकार ने हमको भूमि दी है लगभग 55 एकड़ की, और भारत सरकार और झारखंड सरकार और इंडस्ट्री पार्टनर के मदद से 50, 35 और 15 के रेशियो में जो 128 करोड़ रुपए का ग्रांट मिला है, तो उसमें हमारा बिल्डिंग का काम शुरू हो चुका है। तो लगभग आने वाले 1 सालों में हम यही रांची में यहाँ पे जो कांके ब्लॉक में सांगा विलेज है, तो वहाँ पर झारखंड सरकार ने 55 एकड़ भूमि दी है, बाउंड्री वाल हो चुका है, हॉस्टल बन चुके हैं, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस स्टेज में है इस समय। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारा अपना कैंपस हो पहले, जो कि किन्हीं कारणों से देर हो चुका था। पहला मैं आया कि जहाँ कैंपस, उसके बाद ये देखा कि जहाँ इंटरिम कैंपस है वहाँ क्या सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले मैंने बच्चों की एजुकेशन, उनकी क्वालिटी एजुकेशन, उनके रहने खाने की व्यवस्था को इंश्योर किया। तो अभी भी हम आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि रांची बहुत एक खूबसूरत शहर है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। वी आर ब्लेस्ड कि यहाँ पर हमें जैसे प्राकृतिक है, प्लस यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है। तो पहले झारखंड सरकार ने हमको झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी दिया था, वहाँ पे काफी दिनों तक रहे। पिछले साल हमारे आने के बाद हम लोगों ने ARTTC बीएसएनएल कैंपस, जो यहाँ पर इनका रीजनल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ से हमारा एकेडमिक ऑपरेट होता है। काफी सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, हॉस्टल, 2 हॉस्टल हमारे यहाँ हैं, और प्लस हमारे 4 हॉस्टल हमारे खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में। तो वहाँ पे हाँ, तो लगभग 1100 बच्चे रह रहे हैं। सभी बच्चों को रहने के लिए पूरी सुविधा है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी लेबोरेटरी है, तो ये कुछ बदलाव अभी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसको रिफॉर्म किया। दूसरा चीज हमारा था एजुकेशनल रिफॉर्म। तो सबसे पहले एनईपी और उन चीजों को देखते हुए, इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, हमने सबसे पहले कोर्स करिकुलम स्ट्रक्चर चेंज किया। जैसे आपको बताया कि किस तरह से हमने क्या क्या प्रोविजंस उसमें लाए। तो हमने कोर्स करिकुलम ऑर्डिनेंसेस भी चेंज किए, जो भी एनोमलीज थी, वो कंटिन्यूअस सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि उसकी माध्यम से ही हम कुछ आगे इस कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फैकल्टी रिफॉर्म पर भी कुछ काम किया। बिल्कुल। जिसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर फैकल्टी काफी लिमिटेड मात्रा में थी, पार्ट टाइम फैकल्टी वगैरह थी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर हमने फैकल्टी रिक्रूटमेंट इनिशिएट किया। आप जानते ही हैं कि आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी सब आईटी नॉर्म्स के लगभग उसी हिसाब से सभी पीएचडी होने चाहिए, अच्छे बैकग्राउंड के होने चाहिए। तो आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे लगभग जो है 13 फैकल्टी जो है सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से पीएचडी की हैं, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। तो इस समय हमारी फैकल्टी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी हो गई है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स और सभी फिजिक्स और उसमें है। तो हमने फैकल्टी रिफॉर्म के लिए सबसे पहले काम किया कि सबसे पहले अगर हमारे पास अच्छी फैकल्टी होगी, क्रीम फैकल्टी होगी, क्योंकि हम फैकल्टी सिलेक्शन में हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे लोगों को है, हमने पूरा नॉर्म्स को फॉलो करते हुए उसको किया। और आज की डेट में हम अच्छी फैकल्टी स्थिति में है। हमारे जो पुराने फैकल्टी भी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक मिक्स जो है यहाँ पर है। फैकल्टी रिफॉर्म से ये था, इसके बाद एकेडमिक रिफॉर्म किया, इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म किया, फिर नॉन टीचिंग में स्टाफ में भी लोग कम थे, उनको भी ले आए। अच्छा हाँ, तो उसमें भी आपको बताते हुए खुशी हो रही है, उसमें लगभग हमारे सभी झारखंड के ही बच्चे हैं, झारखंड बिहार के ही बच्चे अच्छे हैं जो उसमें हैं। तो कुल मिला जुला के हम प्रगति पे हैं, और सभी हम अपने सहयोगियों, अपने टीचर्स, फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट के सहयोग से इसको आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, डेवलपमेंट, रिसर्च और सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। राजू सर, मैं एक बार ना रांची ट्रिपल आईटी के आसपास के ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेता हूँ, और जरूर हर बार ऐसा होता है कि जो इर्द गिर्द के संस्थान होते हैं उनके बारे में चर्चा होती है। तो ट्रिपल आईटी प्रयागराज में है, ट्रिपल आईटी लखनऊ में है। उनके जब प्लेसमेंट्स की बात होती है तो कहा जाता है कि रांची के जो बच्चे निकल रहे हैं ट्रिपल आईटी से, उनका जो पैकेज मिल रहा है और जो वहां पे पैकेज मिल रहे हैं, उनमें बड़ा फर्क है। तो इसका कुछ वजह आप ड्रॉ कर पाते हैं, देख पाते हैं, क्या रीजन है? जहाँ तक कि आपने ट्रिपल आईटी प्रयागराज की बात की, ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात की, ट्रिपल आईटी रांची की बात की जी, तो पैकेजेस लगभग एवरेज सबके वही रहते हैं। खाली कहीं पर बहुत हाईएस्ट पैकेज चला गया 2-4 लोगों का, उससे एक ब्रैकेट चेंज हो जाता है। ओके। और निस्संदेह ट्रिपल आईटी प्रयागराज एक फुल्ली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, और लगभग 30 सालों से इस्टेब्लिश्ड है। तो उनका एक इकोसिस्टम डेवलप है, उनका सब कुछ है, उनका एक अलुमनी बेस है जो उनको सपोर्ट करता है जी। तो किसी भी संस्थान के योगदान में या प्रोग्रेस में या बच्चों के प्लेसमेंट में उसकी
ओवरऑल इकोसिस्टम, उसका डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है। जहाँ तक रही बात ट्रिपल आईटी रांची की, ट्रिपल आईटी रांची की जो है सतत प्रक्रिया उसकी जारी है, क्वालिटी एजुकेशन में कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमने पूरा डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बना रखा है, उससे फैकल्टी एडवाइजर हैं, फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्लस स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, और हमने एक स्पेशली पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कम ट्रेनिंग ऑफिसर हमने नियुक्त कर रखा है। अपने हमारा ब्रोशर वो सब चीज़ें वेबसाइट पर अपडेटेड है। यहाँ पर भी हिंदुस्तान की बहुत सी अच्छी कंपनियां आती हैं, और पिछले साल की अगर इस साल की बात करें जो बच्चे जस्ट पास आउट हुए हैं, तो उसमें 203 बच्चे जो हमारे ग्रेजुएट बच्चे थे वो उस समय एलिजिबल थे, और 203 में से 172 बच्चों को हम यहाँ प्लेसमेंट मिला, लगभग 82-83% बच्चों को मिला। तो उसमें 54 लाख रुपया हाईएस्ट था इस साल। पिछले साल थोड़ा सा रिसेशन की वजह से थोड़ा सा प्लेसमेंट थोड़ा सा डाउन था, उतने बच्चों को नहीं हो पाया, लेकिन उसके पिछले साल भी 43 लाख पर एनम का पैकेज है। तो वो ब्रैकेट थोड़ा सा पैकेज तो बच्चों की पर्सनल कैपेबिलिटी उस पर निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन जो हमारा एवरेज पैकेज है ट्रिपल आईटी रांची का, लगभग 12 लाख रुपया, 10 से 12 लाख के बीच में है। तो कोई बच्चा यहाँ पे है तो जॉब की इसको प्रॉब्लम नहीं है, खाली हमको बच्चों की अपस्किलिंग को ध्यान देना है, क्योंकि जितने अच्छे बच्चे हैं उनको जॉब तो मिलना ही मिलना है। कुछ बच्चों को जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया 203 एलिजिबल थे, 172 को जॉब मिली, लेकिन 221 ऑफर थे। कुछ बच्चों को डबल ऑफर, ट्रिपल ऑफर, मल्टीपल ऑफर भी थे उनके पास। तो इसके साथ साथ प्लेसमेंट के साथ साथ जो दूसरा चीज है, जैसे बीच में हायर स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप भी है। हाँ, सभी बच्चे जॉब ऑप्ट नहीं करते हैं आज की डेट में। बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ हायर स्टडीज में, कुछ हायर स्टडीज से 25 बच्चे इस साल हमारे हायर स्टडीज में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या विदेशों में गए हैं। तो वो पूरा एक क्लास एक डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जहां रही बात पैकेजेस की, तो पैकेजेस की पूरी अपॉर्चुनिटी है। हम इंडस्ट्री को, चूंकि हम लोग अभी 2016 में स्टैब्लिश हुए हैं, अभी हमारी उतनी आयु नहीं है, लेकिन यह है कि हम लोग सतत मेहनत कर रहे हैं और अपना एक प्लेस वहाँ बनाए हुए हैं। हमारे बच्चे भी जैसे आगे आगे जाएंगे आगे, तो एक पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस प्रयासरत हैं। भारत में अगर कोई सूची बने तो ऐसी सूची में अभी आईआईटी रांची कहाँ पे आता है? अभी ऐसी कोई सूची नहीं बनी है, क्योंकि हम लोग, भारत सरकार ने हम लोग को राष्ट्रीय महत्व संस्थान का घोषित किया हुआ है। हम लोग को पूरा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एक मेथोडोलॉजी पूरी डिफाइन है। वहाँ पर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन को पूरा कंट्रोल रहता है, चाहे लेबोरेटरी हो, शिक्षा हो, इंडस्ट्री हो, सब कुछ इंडस्ट्री। हम चूंकि पीपीपी मोड में है, तो हमारे पास इंडस्ट्री पार्टनर भी हैं, सेंट्रल कोल फील्ड हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड हैं, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं। तो हमारे बोर्ड के भी मेंबर हैं, हमारे सीनेट के भी मेंबर हैं, तो हमको वहाँ से एडवाइस मिलती रहती है। इसके अलावा हम बच्चों की अपस्किलिंग प्रोग्राम भी कराते रहते हैं, एक वीक का वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो इस तरह से बच्चों का कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन हो रहा है। और जहाँ तक रही पैकेजेस की बात, तो जॉब की कमी नहीं है, खाली वो बच्चे की ट्रेनिंग और शिक्षा पर निर्भर करता है, जिस पर हम लोग कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने फैकल्टी रिक्रूटमेंट्स किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, एकेडमिक रिफॉर्म किया, क्योंकि वो बेस वहीं से है। जब बेस वहाँ बनेगा तब अपने बात आगे है, और आने वाले समय में बहुत अच्छा रहने वाला है। ये मैं आश्वस्त हूँ इस चीज को लेकर। अभी भी हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं इस बात। जी। कहते हैं कि जो आपको एक्चुअल में आखिरी प्रोडक्ट दिखाई देता है, वो ऊपर से जो प्रथा चली आ रही है, वो नीचे रिश्ते आती है। अब आप शीर्षस्थ पद पे हैं जी। आपकी जो खुद की मोटिवेशंस हैं, अभी एक दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी जी, वो कहाँ से आती हैं? आपने खुद कैसे सीखा? आप इतना उत्साही तरीके से बता रहे हैं बार बार कि हमने ये किया। जी, तो आपका जो खुद का मोटिवेशन है, उसका सोर्स क्या है? मेरा मोटिवेशन ये है कि खुद मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, जहाँ जो उस जमाने से आता हूँ, जैसे मेरा जन्म जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था जी। और मेरी 12 तक की प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में ही हुई है। तो मैं यूपी बोर्ड का छात्र रहा हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर से, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने बीटेक किया था। उस जमाने में भी 2-2.5 लाख बच्चे, 1-1.5 लाख 2 लाख जो भी बैठते थे, हाईली कम्पिटिटिव था। उस समय तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती थी पढ़ने की, कि अगर आपका इंजीनियरिंग सिलेक्शन हुआ तभी पढ़ेंगे, अदरवाइज तैयारी करिए, इस तरह का ऑप्शन था। अच्छा। तो वहां से हम लोगों ने जूझना शुरू किया, कि हम लोगों ने मेहनत किया और हम लोगों ने अपना स्थान बनाने से, क्योंकि हम छोटे शहर से एक प्रकार से कंपैरेटिवली आते थे, तो हाँ हम लोग की इतनी रिसोर्सेज नहीं रहती थी, पूरा वो सब नहीं रहता था। लेकिन वहां से जो एक मेहनत करने का जज्बा निकला, कि मेहनत के बल पर कोई चीज असंभव नहीं है, और पेशेंस, मेहनत और ईमानदारी से किया हुआ काम, और पढ़ाई से, आपने जो भी काम ऑनेस्टी से किया है, अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करके ऑनेस्टी से लोगों को सुनते हुए आप कैसे आगे बढ़ते हैं, और अपने आप को ऑटो करेक्ट भी कैसे करते हैं। अच्छा। तो जो हमारी प्रक्रिया थी, इसके बाद हमने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया। फिर बाद में हमने शिक्षा में रहते हुए, शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए अपनी पीएचडी भी वही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से किया। फिर इसके बाद सबसे पहली नौकरी हमने गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज
उत्तराखंड जो बाद में बना था 1998 वहाँ शुरुआत किया, 3 साल वहाँ था। इसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दिल्ली आने की, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया। तो दिल्ली आने के बाद फिर काफी मेरा मतलब हर जगह मुझे सीखने को कुछ न कुछ नया मिलता रहा। तो वहीं से फिर मैंने अपना पीएचडी और सब कर रहा। रिलोकेशन और इन सब में आप खुद को कैसे मैनेज करते थे? मैं उस समय मेरा बस यही था कि हमें बेस्ट करना है लाइफ में। हम जॉब के उस समय लोग कंप्यूटर साइंस के इंडस्ट्री में जाते थे, लोग कहते थे आप क्यों इस शिक्षा में आ रहे हैं, इसमें तो पैसा नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो इस तरह की बातें करते थे। हम क्या ऐसा कुछ नहीं है, आपका पैशन होना चाहिए, आपका किसमें आना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल समस्याएं होती हैं जी। परिवार जो होता है वो बार बार एक शहर से दूसरे शहर जब आप शिफ्ट करते हैं जी, तो पूरा घर बसाने में बड़ी चुनौती का सामना होता है। कुछ फैमिली बैकग्राउंड में क्या स्थिति थी? तो जैसा कि बताया, फिर मैं दिल्ली में था लगभग 7 साल। इसके बाद मैं IIT BHU में 2007 में एज ए रीडर एसोसिएट प्रोफेसर जो है ना, फिर बनारस शिफ्ट हो गया। तो यंग एज था काफी। तो पहली जॉब हुआ, फिर शादी हुई, इसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे, तो उसमें शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं है। हाँ, जब मैं यहाँ डायरेक्टर बन के 2016 में आया, तब मुझे लगा कि हाँ अब इस स्टेज पे हमें शिफ्टिंग में दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, परिवार मैच्योर है, तो वो अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन यह है कि हर स्टेज पे शिफ्ट करना ये पर्सनल इंडिविजुअल्स के अपने फैमिली कंडीशन और सपोर्ट पर भी निर्भर करता है। तो और हम लोग की प्रायोरिटी अलग थी, क्योंकि और हमारा उद्देश्य केवल यही था कि हम अच्छी से अच्छे संस्थान में जाएं और अच्छे अच्छे इकोसिस्टम में काम करें, और अपने को अपग्रेड करने के साथ साथ हम शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि हमें IIT BHU में आने के बाद हमारा काफी वहाँ पे काम हुआ। तो हमने एसोसिएट प्रोफेसर भी रहा, मैं बाद में प्रोफेसर भी बना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बना, डीन रिसोर्स एंड एलुमनी अफेयर भी रहा मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने डीन एज ए रिसोर्स एलुमनी अफेयर डीन, हमने वहाँ बहुत अपने डायरेक्टर के साथ काफी काम किया। वहाँ पर लगभग 80 करोड़ रुपया लगभग हमने वहाँ पर रिसोर्स जनरेशन किया, काफी पॉलिसीज डेवलप की। तो वहाँ से हमको सीखने को काफी मिला। और साथ साथ मैं नेशनल लेवल की कई स्टैट्यूटरी कमेटीज में, सिलेक्शन कमेटीज में हर जगह आता जाता रहता था और विजिट करता था। तो वहाँ से हमको सीखने को मिला। फिर बाद में भारत सरकार ने हमको मौका दिया कि यहाँ के पर सर्व करने के लिए, तो इसके बाद मैं यहाँ आया। तो जो मोटिवेशन क्या रहा, मोटिवेशन बस यही है कि खाली ईमानदारी से किया हुआ आपका मेहनत, आपको हमेशा अपने को अपग्रेड करने की जो अंदर से इच्छा होनी चाहिए, और सीखने की क्षमता, मतलब वो इच्छा होनी चाहिए। आप भले आसानी सहजता से सारी बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी पट्टी से निकल करके जौनपुर जैसे इलाके से जी, फिर आकर के दिल्ली में या तमाम जगहों में पढ़ाई करके वहाँ खुद को एस्टेब्लिश करना, मुझे लगता है कि ढेर सारे संघर्ष के दिन भी आपने अपने बिल्कुल बिल्कुल शुरू में संघर्ष तो रहता ही है उस जमाने में। स्ट्रगलिंग फेज की क्या चीजें याद आती हैं? ऐसा कुछ नहीं था कि खाली पारिवारिक, जैसा आपने कहा कि परिवार से दूर होता है आदमी, पेरेंट्स से दूर रहना, उसमें पेरेंट्स की को उनको सपोर्ट करना है, तो वो थोड़ा मिस करता था काफी मैं बाहर जब तक रहता था। और लास्ट में जब, तो अभी सभी अपने क्लास में बच्चों को ही पढ़ाता हूँ कि आप कहीं भी रहें अपने परिवार और पेरेंट्स से जुड़े रहें। पापा इंजीनियर बनने के लिए बोलते थे? नहीं, कभी नहीं बोले। पिताजी मेरे वकील थे जौनपुर में, सिविल कोर्ट में अच्छे लॉयर थे। उन्होंने कहा बेटा जो पढ़ाई करना करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वही फिलॉसफी में अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आपकी जो इच्छा है आप उसी क्षेत्र में जाइए, आपका जो इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करिए और आगे बढ़िए। तो समस्याएं तो आती हैं, संघर्ष तो रहता है, लेकिन संघर्ष के करने के अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो डरना नहीं है, पीछे नहीं है डर, और आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के उखड़ आगे बढ़ना है। तो यहाँ IIT और रांची में भी संघर्ष के दिन देखने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नया संस्थान है तो नया संस्थान है तो डेवलपमेंट फेज है, कोई चेंजेस होता है तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों को कुछ नयापन लगता है। लेकिन बहुत ही डायनेमिक और यंग फैकल्टी और स्टाफ है यहाँ पे, तो वो सब चीजें ऑटोमेटिक एडजस्ट होती रहती हैं। लेकिन ये तो एक नेचुरल सी बात है कि शरीर के अंदर भी कोई फॉरेन बॉडी आती है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज करना है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है। बाकी तो हर जगह कुछ न कुछ रहता ही है, तो ऐसा यहाँ पे हमें मेजर रूप से ऐसा कोई हमें ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है। और मैं सबको साथ रखता हूँ। मैं तो सबसे जूनियर लेवल का भी टीचर है या कोई भी स्टाफ है, मैंने सबको बोल रखा है कि अगर आपको कोई समस्या होता है हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। आपके अगर दीवान से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। आता है कोई मिलने? आते हैं, बिल्कुल मिलने आते हैं। मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, सबको समय देता हूँ और सबसे बात करता हूँ। कि कोई भी टीचर है, नया टीचर भी ज्वाइन किया, इवन कोई स्टाफ भी मिलना चाहता है, उसके लिए हालांकि उनके ऑफिसर्स हैं, डीन्स हैं, हेड्स हैं, वो अपने लेवल पर अधिकतर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन चूंकि नया संस्थान है, अभी छोटा संस्थान है, ग्रोइंग संस्थान है, इसलिए मेरी
भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए मैं क्लासरूम लेवल तक भी देखता हूँ कि टाइम टेबल भी कैसे बना है, उसका एग्जीक्यूशन भी कैसे बना हो रहा है, कौन पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकल कौन इंश्योर कर रहा है। अभी बीच में जैसे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन या क्लास में बच्चों के बीच में जाकर बैठ भी जाता हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये सब चीजें कर रहा हूँ, 1 साल हुआ। अभी मैं इन चीजों को और कंटिन्यूअस बढ़ाऊंगा और अपने मैं टीचर्स को, प्रोफेसर्स को यही सेंसिटाइज करता हूँ, प्लीज आप ऑनेस्टी के साथ बच्चों को मेहनत करके पढ़ाइए, जिससे आप खुद स्टेब्लिश हो सकें, बच्चे हमारे अच्छी जगह जाएंगे तो हमारा संस्थान स्टेब्लिश होगा, हमारा एक ब्रांड अपने आप डेवलप होगा। जब ब्रांड डेवलप होगा तो बाकी चीजें सब बाई प्रोडक्ट है, प्लेसमेंट, पैकेज, ये वो सब अपने आप एसोसिएटेड चली जाती है। तो हमें अभी एक बार उन बच्चों की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी खुद की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड भी उस तरह का रहा है। कई बार तैयारी के समय बच्चे नहीं पा पाते हैं एडमिशन जी, या कि ऐसा कहें कि वो जो एक खास किस्म की मेधा है जो इस लेवल तक आ पाती है जी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद भी उसे नहीं छू पाते हैं, उनके लिए ऑप्शंस क्या बचते हैं सर, विकल्प अगर बात करें? आज के जमाने में ऑप्शंस की कमी नहीं। सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जैसे मैंने बताया कि 90 के दशक में, 80 के दशक में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी, मतलब कोई पढ़ना, इंजीनियरिंग करना भी चाहता था या पढ़ना चाहता था, ऑप्शन ही नहीं थे। आज की डेट में गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ साथ, पीपीपी मोड के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी काफी आगे हैं, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण संस्थान आ रहे हैं, अच्छे संस्थान आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। इसलिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। अगर कोई अपना करियर परस्यू करना चाहता है तो मान लीजिए किसी तरीके से यहाँ से छूट भी गया है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप आईटी, एनआईटी पर आईटी आपसे छूट गया है। आपको जो भी संस्थान अच्छा लगे, बहुत अच्छे संस्थान प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, आप वहाँ पर एडमिशन लीजिए, पढ़ाई करिए, लेकिन आप वहाँ पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपको जब एक ओपन मार्केट में आएंगे तो ये पहली बार तो आपको फर्स्ट जॉब रिक्रूटमेंट में वो प्लेटफॉर्म मदद कर सकता है, लेकिन लाइफ में सस्टेन करने के लिए आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटी है, आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी है, आपकी एजुकेशन नॉलेज बेस कितना है, वो चीज आपको काम करेगा। तो आप कहीं से भी हैं, आपके पास आउट होने के 4-5 साल बाद कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका, भले उनको एज रहता है। तो ऐसा देखा भी गया है प्राय कि जो बच्चे किसी तरीके से कंपैरेटिवली कम रैंक लाए जा रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, फिर वहां ओपन है, वहां से रिक्वायरमेंट, तो वहां पर तो टैलेंट की रिस्पेक्ट है, स्किल सेट की रिस्पेक्ट है। तो नो डाउट अच्छे संस्थानों में पढ़े हुए बच्चों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, तो उनका एक बैकग्राउंड होता है, वो होता है, लेकिन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो सभी समाज के बच्चों को कहता हूँ, आप पहले बात, आपका अपना इंटरेस्ट क्या है, आप चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं, पहले उसको डिसाइड करिए। आपकी कैपेबिलिटी क्या है उसके हिसाब से बढ़िए, न कि आप किसी चीज को देख के परस्यू करिए। ओके, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्किल सेट को पहचानिए, उसके साथ खुद को आप पहचानिए, आप तब आप बढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि हर आदमी एआई इंजीनियर बनना है तो आपको भी एआई इंजीनियर बनना, नहीं, आपकी कैपेबिलिटी दूसरी है। आप डिजाइन में जा सकते हैं, क्रिएटिविटी में जा सकते हैं, आप इस तरह से डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग में जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। बच्चों में क्या है कि सबसे बड़ी चीज जो मैं ट्रेंड देखने में आया है, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट या बच्चे सबसे पहले आते हैं पैकेज पूछते हैं, ये थोड़ा हमें बड़ा दुख होता है। अच्छा, कि भाई आपने अभी एडमिशन नहीं लिया, आपकी कितना पैकेज जाता है, प्लेसमेंट, नो डाउट पूछना चाहिए, हर आदमी जॉब सिक्योर करता है, लेकिन वो चीज सेकेंडरी होनी चाहिए। वो नो डाउट बच्चे के जॉब प्लेसमेंट के लिए हर आदमी चिंता करता है, वो संस्थान राष्ट्रीय महत्व संस्थान या कोई भी संस्थान जरूर कोचिंग करता है, जरूर होगा। तो पेरेंट्स आते हैं आपसे सीधे मिलते हैं, कभी कभी कुछ लोग पूछते भी हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हाईएस्ट पैकेज आपके बच्चे की 4 साल की पढ़ाई पर निर्भर करेगा। आपका बच्चा अभी एडमिशन के समय फर्स्ट रैंक क्लास में लाया है, सबसे हाई रैंक से आया, हो सकता है लास्ट रैंकर वाले ने भी 4 साल में था, तो उसमें उनको यही शिक्षा देता हूँ कि आप मेहनत करके अच्छी जगह आ गए हैं, अब 4 साल सतत प्रयास करिए, पैकेज अपने आप को मिलेगा आपको। और पैकेज की, प्लेसमेंट की क्यों बात करते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करिए, स्टार्टअप की बात करिए, हायर स्टडीज की बात करिए। आपके और भी बहुत सी तरीके हैं, आयाम है जो खुले हुए हैं, आयाम है खुले हुए हैं, तो वो पूछना लाजमी है, लेकिन वो प्राइमरी नहीं होना चाहिए। वो प्राइमरी नहीं है, उससे मतलब किसी इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन या ब्रांच का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। सभी ब्रांच अपने आप में अच्छी हैं, बाकी आपकी जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा परस्यू करिए। प्लेसमेंट अपने बातों में जब आईआईटी प्रयागराज और आईआईटी लखनऊ का हम जिक्र कर रहे थे, तो जब उनकी खूबियों के बारे में आप बता रहे थे, तो एक बात आपने कही कि उनके एलुमनाइज बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये एलुमनाइज प्रयागराज का, ट्रिपल आईटी लखनऊ तो नया है, लेकिन वो भी काफी अच्छा कर रहा है। जी, प्रयागराज जी। ये जो एलुमनाइज का रोल है उसको बताएंगे कि कैसे एलुमनाइज मदद करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में?
एलुमनाइज का जो बच्चे पास आउट होकर इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वो बहुत बड़े बेस होते हैं, एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के। तो अभी इनिशियल स्टेज में हमको ट्रेन करके सबसे बड़ी मेहनत की बात होती है उनको अच्छी जगह प्लेस करना। एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो बच्चा जाकर अच्छा काम कर रहा है तो अपने आप में एक अपना प्लेस बनाता है और एक अपने ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करता है और एक इकोसिस्टम में एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है कि आप यहाँ भी जाइए आप प्लेसमेंट करने के लिए। तो अधिकतर ये देखा गया कि मैं IIT BHU से आया तो वहाँ भी जितने प्लेसमेंट करने आते थे उसमें अधिकतर हमारे एलुमनी भी रहते थे, टीम में एक दो रहते थे। तो वो मदद करते रहते हैं, खास करके ट्रेनिंग के लिए मदद करते हैं, इंटर्नशिप में मदद करते हैं, प्लेसमेंट में मदद करते हैं, हायर स्टडीज में कोई बच्चा बाहर चला गया तो उनको पूरा फैसिलिटेट करते हैं वो। तो वो जहाँ पे भी उनसे बन पड़ता है पूरी मदद करते हैं, वो अपने कॉलेज के प्रति डिवोटेड रहते हैं। सबसे बड़ी लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि अपने हम एलुमनी इंटरेक्शन सेल को भी मजबूत रखें। जैसे हमने यहाँ पे भी उसका एक सेल खोला हुआ है, अभी ज्यादा 3-4 बैच ही निकले हैं हमारे, लेकिन सभी उन बच्चों का डेटाबेस बनाया हुआ है, उससे हम जुड़े हुए हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके जो भी डेवलपमेंट्स हैं उससे इंस्टीट्यूट को अपडेट करते रहिए, क्योंकि 5-10 साल बाद आप भी एक अच्छे पोजीशन पे जाएंगे जहां पर आप उस सिचुएशन में होंगे कि आप दोबारा आप कम बैक आके संस्थान को आगे ले जाएंगे। तो किसी संस्थान के डेवलपमेंट में सभी स्टेक होल्डर के अलावा एलुमनी का बहुत बड़ा रोल होता है। एलुमनी का रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है, कई क्षेत्रों में होता है। अपने एलुमनी जॉब के अलावा करियर गाइडेंस में होता है, जैसे बच्चों के कई सेल्स बने रहते हैं तो उनके ऑनलाइन इंटरव्यूज कंडक्ट कराते हैं, हाउ टू गिव द इंटरव्यू, विच फील्ड यू शुड गो। मान लीजिए कोई फाइनेंस में जाता है, फाइनेंस वाले स्पेशलिस्ट को बुला लिया, कोई सिविल सर्विसेज तैयारी करना चाहता है तो मान लीजिए जितने सिविल सर्वेंट्स IAS IPS यही सब बन गए हैं तो उनको बुला के हम लोग IIT BHU अक्सर करता था, वही कल्चर मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी फील्ड के मान लीजिए किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो उसमें सबसे पहले हम एलुमनी को अप्रोच करते हैं, प्लस उसके साथ साथ सीनियर इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी अप्रोच करते हैं। तो एलुमनी बेस होने से एक बहुत ही बहुआयामी लाभ होता है, मिलता है, अप्रोच करने के लिए रास्ता मिलता है, एक रास्ता खुल जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, तो अपने आप चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, चूंकि हम बैठे हुए हैं रांची में जो कि झारखंड की राजधानी है, जो कि बिहार से कटा हुआ राज्य है जी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एक ही तरीके के लहजे में रहने वाला ईस्ट यूपी जी, वेस्ट यूपी का थोड़ा सा दिल्ली वाला टच है जी। इस खास क्षेत्र में रहने वालों की संख्या ज्यादा है और यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी वर्क और इन सब की कम मिली पूर्व के दिनों में, अब चीजें बेहतर हुई जी। इसलिए यहाँ से निकल करके देश और दुनिया के अलग अलग हिस्से में ढेर सारे लोग काम करते हैं जी। लेकिन एक खास किस्म का ट्रेंड बार बार वो उभर करके सामने आ जाता है जब हम देखते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को लेकर के एक किस्म की उपेक्षा के शिकार होते हैं वे लोग जब वो अलग हिस्सों में जाते हैं। क्या यहाँ पर पढ़ाई के दौरान दिल्ली से कोई आकर के पढ़ाई करने में सहज महसूस करता है? उसको ऐसा तो नहीं लगता कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर किसी और समाज का दबदबा है? इस तरह की चीजों का सामना क्या बिग इंस्टीट्यूशंस करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परसेप्शन अलग चीज है, हम कहते हैं परसेप्शन के पहले आप आइए। झारखंड एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है, रांची एक बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ का बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, सब कुछ है। आपको बाहर की चीजों से जब पढ़ने आए हैं तो केवल आप संस्थान में अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, बाकी जो चीजें हैं उससे आपको महत्व नहीं। इसके लिए सरकार है, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। तो हमें तो कभी ऐसी कोई समस्या कभी न तो सुनाई दी न तो दिखाई दी, बाकी और चीजें जो होती हैं होती रहती होंगी, लेकिन संस्थान के लेवल पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। बच्चों को कभी कोई दिक्कत नहीं है, उनका अपना एक हमारा अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, हॉस्टल है, उनको एक एडवाइजरी है कैसे काम करें। बाकी जहाँ तक बात आपने दूसरे पहलुओं पे की, ऐसा हमको कभी वो यहाँ सुना ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सेफ इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो IIT रांची पूरे भारत के छात्रों को इनवाइट करता है? बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। ऑल ओवर इंडिया कोटा होती ही होता है हमारे एडमिशन जेईई मेंस में। हमारे यहाँ साउथ के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, बिहार, यूपी, झारखंड के भी बहुतायत रहते हैं, चूंकि एक नेचुरल है कि अपने से अलाइन होते हैं, आसपास के रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास राजस्थान से हैं, आंध्र प्रदेश से भी काफी बच्चे हैं, तेलंगाना से हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं। और फैकल्टी भी जो हमारे यहाँ रिक्रूट हुई है वो ऑल ओवर इंडिया से है। ओके, हाँ, ऑल ओवर इंडिया के IIT, NIT, IIT डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, बंगाल के हैं, उड़ीसा के हैं, यूपी के हैं, झारखंड के हैं, बिहार के हैं, और पढ़े हुए डिफरेंट संस्थानों से हैं। तो वो उस तरह भी एक डाइवर्स कल्चर भी है हमारे यहाँ है, और एक पूरा एक इकोसिस्टम है जिसको तैयार हुआ है जिसमें आप सुरक्षित माहौल में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। IIT राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में पूरी इस तरह की कभी कोई दिक्कत नहीं होता और कभी कोई समस्या नहीं होती है। जो कुछ होती है बच्चे ही आपस में कुछ बातचीत करते रहते हैं, बाहर वाला का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, ना तो कभी रहा है। लेकिन हाँ, यह है कि मैं इनको सिखाता हूँ कि इफ यू आर कमिंग हियर यू हैव टू लिव इन डिसिप्लिन,
आपको एकेडमिक्स पर ध्यान देना है, आपको पढ़ाई पर ध्यान करना, उस चीज को हम लोग कॉन्स्टेंटली, हमारा डिसिप्लिनरी कमेटी होती है, हमारे वार्डन्स होते हैं, एज ए पेरेंट की तरह मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ग्रोइंग फेज में है, बच्चे हैं, तो मॉनिटर करते हैं, उनको पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इस पॉडकास्ट में यूं तो सर आपने एक बड़ा, क्योंकि आप तेजी से बोलते हैं, तो आपने ढेर सारी बातों को बड़े छोटे से जो है मुझे लगता है 40-45 मिनट के एक रेंज में कवर किया है जी। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि निजी तौर पर आप एक व्यक्ति भी हैं और आप झारखंड में रह रहे हैं, आपसे एक निजी कमेंट लेना चाहूंगा इस स्टेट के बारे में। जी। वह एक डायरेक्टर राजीव श्रीवास्तव तो हैं जो IIIT को लीड कर रहे हैं, आपने अभी पिछले साल ही ज्वाइन किया है जी, एक साल का समय आपने, तो यहाँ के इस खास क्षेत्र के बारे में आपकी जो अभी तक ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में आपसे कमेंट लेना चाहता हूँ। जैसा शुरू क्या महसूस किया आपने? अच्छा महसूस किया। झारखंड जैसा बताया कि बहुत ही खूबसूरत राज्य है और रांची बहुत खूबसूरत शहर है। प्राकृतिक खूबसूरती तो बहुत अच्छी है, और हम तो बल्कि यहाँ आने के बाद हमको इतना अच्छा लगा कि यहाँ पर इतने अच्छे स्पॉट्स हैं, नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, इसको थोड़ा सा हम अगर और थोड़ा सा मार्केट करें, जैसे हम लोग माउथ मार्केटिंग करते हैं, तो बताता हूँ कि आप यहाँ न जाइए, आप बल्कि रांची आइए। अच्छा, रांची में इतने अच्छे फॉल्स हैं, इतनी अच्छे सिटी हैं, इतनी अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी रांची शहर का काफी धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। तो रांची एक बहुत अच्छा एक कल्चरल हब है, यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ऐसे कल्चरल हमारे हेरिटेज हैं जिनको देख के मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे गौरव जनजाति दिवस हम लोगों ने मनाया, इस तरह का मनाया। अच्छा। तो हम लोग मतलब आप यहाँ पे हिंदुस्तान की हर चीज को कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी और शहर में नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर आप लोअर लेवल से तक भी जाकर देखना चाहें कि आज की डेट में हिंदुस्तान में लोग कैसे रहते हैं और उनको हम कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको मॉडर्न से टॉप से लेकर पूरा आपका डाइवर्स पूरा स्टैक मिलता है। तो जो और बहुत ही खूबसूरत यहाँ कल्चर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं और मदद भी करते हैं। खाने पीने में बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। अच्छा। खास करके आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए यहाँ के खाने के लिए, वेजिटेरियन है तो भी बहुत अच्छी जगह है, दोनों तरह की। हाँ, बहुत ही मतलब खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, कल्चरल है, सब कुछ है, कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब कल्चरल हेरिटेज के रूप में भी रांची बहुत अच्छी जगह है। जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बताया तो कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट होता ही है पूरा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए है। इसी क्षेत्र में रह के काम भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, प्लस हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है, हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू जितने काम करते हैं, सिक्योरिटी सब लोकल ही लोग काम करते हैं हमारे यहाँ, तो उनको सबको जॉब मिला दी। एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है, यहाँ पे बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ यहाँ के लोकल लोगों को भी जॉब मिलती है, तो पूरा तबका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, आगे बना हुआ है। तो जैसे जैसे ग्रो करेंगे वैसे वैसे समाज में हम लोग करेंगे। तो सबको यही कहेंगे कि झारखंड एक बहुत खूबसूरत राज्य है, IIIT रांची एक बहुत अच्छा संस्थान है, और अपने बच्चों को आप जरूर भेजें, आपको एक नया अनुभव मिलेगा, उनको लाइफ में कुछ सीखने का और आगे जाने का, और धन्यवाद। आगे बढ़ करके काम करने का। 2016 में नींव पड़ी और आज बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जो इनके डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं राजीव श्रीवास्तव जी ने IIIT रांची के बारे में जितनी भी गहन जानकारी, जितनी भी ऐसी माइन्यूट महीन बारीक जानकारियां हैं, उसके साथ साथ इसके पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो नई चीज होने वाली है, एक बड़ा सा कैंपस बन रहा है, उस कैंपस के बारे में भी हमने इनसे जानकारी ली है। जैसे ही वो कैंपस बन करके तैयार होगा तो हम फिर से उम्मीद करेंगे कि उस कैंपस में बैठ करके जो नया इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम एक बार फिर से चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू फॉर कमिंग, गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट IIIT रांची, उसके बारे में बताने का आपने समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।